अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 थर्मल फिजिक्स के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। इस वीडियो में मैं जस्ट आपको ये बताऊंगा कि किस कॉम्प्रिहेंसिव यानी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कितना आंसर आपको लिखना रिक्वायर होगा। बाकी आप इनकी डिटेल्ड वीडियोस मेरी पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर exerted by the gas on the walls of the container। ये हमने टॉपिक पढ़ा था स्टूडेंट्स, प्रेशर इन अ गैस एंड डराइव या डेरिवेशन ऑफ पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn v स्क्वेयर। ये हेडिंग थी, टाइटल था हमारी बुक का। इसका डिटेल्ड लेक्चर आप ये लेक्चर नंबर 4 देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो कि इसी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और ये 39 मिनट्स का जस्ट है। ये लेंथी डेरिवेशन है, लेकिन मैंने इस डेरिवेशन में आपके साथ एक माइंड मैप शेयर किया है। अगर आप वो माइंड मैप अच्छी तरह से अपने माइंड में सेव कर लोगे तो इंशाल्लाह ये लेंथी डेरिवेशन आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। बाकी बुक से अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ये सारा बुक से लिखना पड़ेगा। ये 3 पेजेस बुक के बनते हैं। नोट्स में मैंने इसको बड़ा आसान करके टोटल 8 स्टेप्स में इस डेरिवेशन को डराइव किया हुआ है, तो वो अगर आप तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13.2, राइट द एक्सप्रेशन फॉर RMS स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एक्चुअली ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन लग नहीं रहा, क्योंकि राइट द एक्सप्रेशन कहा गया है, डराइव द एक्सप्रेशन नहीं कहा गया। लेकिन इन केस ये अगर टॉपिक आपको पेपर में आ जाता है तो आपने क्या लिखना है, और लिखने से पहले आप इस वीडियो को देख सकते हो। लेक्चर 5 में मैंने ये RMS वेलोसिटी वाला सारा एक्सप्रेशन डराइव किया हुआ है, और ये आपकी बुक का आर्टिकल बनता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें आप सारा बुक से देखेंगे तो ये आर्टिकल आपको लिखना होगा अप टू दिस फार्मूला। ये फार्मूला वैसे यहाँ पे गलत लिखा गया है, ये चूँकि जो सॉफ्ट फॉर्म में हमारी बुक आई थी उसमें काफ़ी गलतियाँ थी। अब जो हार्ड फॉर्म में आ चुकी है उसमें ये गलतियाँ रिमूव हो चुकी हैं। तो इसमें जो VRMS का आप फार्मूला डराइव करते हो, डैट इज √3 kBT/, स्मॉल m इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस। और इसी को अगर हम मोलर मास में कन्वर्ट करें तो ये फार्मूला था 3RT/M। अब इस क्वेश्चन में ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पूछा गया है ना स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें आपको थोड़ा सा अब बताना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी बुक में कहीं कवर्ड नहीं है। आपको याद होगा हमने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जब अप्लाई की थी और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था, तो उसमें हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी, N2/N1 इज इक्वल टू E⁻∆E/kBT। ये था हमारे पास बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसका ग्राफ कुछ यूं आता था स्टूडेंट्स। अगर हम वाई एक्सिस पे वो फ्रैक्शन ऑफ एटम्स रख लें, ओके, जिनका एनर्जी ई है, और ई को हम रख लें एक्स एक्सिस पे, तो इसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ यूं बनता था। ये ग्राफ आता था स्टूडेंट्स। इसको कहते थे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो कि आपकी किताब के अंदर एग्जैक्टली उस टॉपिक में लिखा गया है जिसमें काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स टाइटल बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का कॉन्सेप्ट है, ये बोल्ट्जमैन ने नहीं बल्कि मैक्सवेल ने दिया था। बल्कि इन दोनों की कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है, तो इसलिए इसको समटाइम्स हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। तो इसके लिए लेट मी अरेज इट, और मैं अब आपको बताता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए जो लॉ होता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वो हमें क्या कहता है। एक्चुअली मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहती है कि जी, कोई भी हमारे पास मैक्रोस्कोपिक अगर सिस्टम मौजूद है, सपोज करें ये क्यूब है आपके पास, और इस क्यूब के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं इसके अंदर। ओके, एक गिवन आप कह लो इसका टेम्परेचर T है, इसका प्रेशर P है, इसका वॉल्यूम V है। ये एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हमने अज्यूम कर लिया। अब किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तमाम मॉलिक्यूल्स की स्पीड स्टूडेंट्स एक जैसी नहीं होती। जब हम फ्रैक्शन ऑफ एटम्स जो एक गिवन स्पीड पर होते हैं, इसका ग्राफ अगर बनाएं,
विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स, तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है स्टूडेंट्स लाइक दिस। यानी वो मॉलिक्यूल्स या वो पार्टिकल्स जिनकी स्पीड लो है उनकी भी फ्रैक्शन कम होती है, और जो बहुत ज्यादा स्पीड रखते हैं उनकी फ्रैक्शन भी कम है। लेकिन मिडल में जो स्पीड आ रही है ये वो स्पीड है जहां पे आपको इस कर्व का मैक्सिमम मिल रहा है। इसका मतलब ये वो स्पीड है जिस पर मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ एटम्स पाए जा रहे हैं। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, मोस्ट प्रोबेबल को मैं इस तरह लिख देता हूँ, वी एम हो गया मोस्ट के लिए, प्रोबेबल पी, मोस्ट प्रोबेबल ये स्पीड है। इसका फॉर्मूला होता है √2RT/m। इसकी डेरिवेशन हमारे स्कोप से बाहर है, ये BS लेवल पर इंटीग्रेशन और डेरिवेशन अप्लाई करते हुए हम इसको जो है डराइव करते हैं। तो फिलहाल अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, शॉर्ट में भी आ जाए, तो आप इतना तो बता सकते हो कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कह लो या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स कह लो, वो मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड कम होती है वो भी तादाद में कम होते हैं, फ्रैक्शन में कम होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है वो भी तादाद में कम होते हैं। लेकिन वो मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड इंटरमीडिएट किसी वैल्यू पे होती है उनकी तादाद और फ्रैक्शन हाईएस्ट होती है, और उन्हीं पार्टिकल्स की स्पीड को हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं, जिसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, √2RT/M। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। 13.3 एक्सप्लेन द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ले जी, ये वही बोल्ट्जमैन लॉ है जो अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था पिछले क्वेश्चन में, N2/N1 जो लिखा था। इसके लिए आपने ये लेक्चर देख लेना है, दिस इज लेक्चर नंबर 6 स्टूडेंट्स। ओके, इस लेक्चर में डिटेल से ये लॉ को एक्सप्लेन किया गया है, इसका ग्राफ भी बनाया गया है और आपको स्लाइड्स भी शेयर की गई हैं और नोट्स भी शेयर किए गए हैं। ओके, और बुक से अगर आप इसका आंसर देखना चाहते हैं तो ये पूरा टॉपिक बुक से आपको लिखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दैट इज 13.4 डिस्क्राइब द प्रेशर रोल ऑन द न्यूट्रॉन स्टार। एक्चुअली जहाँ पे वो आपका बुक के अंदर ये आर्टिकल लिखा गया है, वहाँ जो हाँ न्यूट्रॉन स्टार लिखा गया है उसके अंदर प्रेशर का रोल इतना ज़्यादा मेंशन नहीं है, इसलिए आपको वो स्टेलर एवोल्यूशन का जो स्टार्ट वाला पार्ट है वो भी लिखना होगा। और डिटेल्ड लेक्चर के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, विच इज़ आवर लेक्चर नंबर 7। ओके, और बुक से अगर लिखना है तो वो ये वाला पार्ट स्टेलर एवोल्यूशन का जो फर्स्ट पेज है ये सारा आप लिखेंगे, उसके बाद जो दूसरा इसका पेज है वो स्किप करके न्यूट्रॉन स्टार पे आप आ जाएंगे तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13.5 है आपकी स्क्रीन पे स्टूडेंट्स। शो दैट द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, ये वही टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला डराइव किया था 3/2 kBT। और इसके लिए स्टूडेंट्स आप लेक्चर नंबर 5 देख सकते हैं जिसमें ये फार्मूला कंप्लीटली डराइव किया गया है। ओके, और बुक में से अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये बुक का पोर्शन बनेगा जिसमें ये एंड रिजल्ट आ रहा है 3/2 kBT। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13.6। ये क्वेश्चन एक काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और ये पेपर में या एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। एक्सप्लेन स्टेलर एवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ द बैलेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर एंड हाउ स्टेलर मास डिटरमिन्स वेदर अ स्टार एंड्स एज वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। तो इसकी डिटेल स्टोरी के लिए यही लेक्चर स्टूडेंट्स 26 मिनट्स का ये लेक्चर है, विच इज़ लेक्चर नंबर 7। ये आप देख सकते हैं और इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्टार में पहली जो स्टेज होती है वो नेबुला होता है, विच इज़ अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, स्पेस डस्ट। ग्रेविटी इस क्लाउड को इनवर्ड जो है कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है और एक वक्त आता है लाखों सालों बाद या अरबों सालों बाद
कि इसका 80-90% मास सेंटर बेस स्फेरिकल फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है और हम कहते हैं कि प्रोटोस्टार बन गया है। फिर प्रोटोस्टार मज़ीद जब कॉम्प्रेस होता रहता है काफ़ी लाखों सालों तक, तो फिर स्टूडेंट्स एक स्टेज आती है कि अंदर कोर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है विच इज़ फिजिबल फॉर फ्यूजन रिएक्शन, और फिर अंदर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाता है, एटम बॉम्ब फटना शुरू हो जाते हैं और एज अ रिज़ल्ट वो अपनी एक मेन सीक्वेंस स्टेज में आ जाता है, क्योंकि इस टाइम जो फ्यूजन रिएक्शन से अंदर का प्रेशर जनरेट हो रहा होगा बाहर की डायरेक्शन में, वो इनवर्ड ग्रेविटी को बैलेंस कर देगा और इस टाइम एक स्टार अपनी स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा जिसे मेन सीक्वेंस स्टेज कहते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा, ये वाइट ड्वार्फ बनेगा कि न्यूट्रॉन स्टार बनेगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन करने के बाद, ये टोटली डिपेंड करता है उसके मैस पे। अगर ये लो मैस स्टार है यानी इसका मैस हमारे जो हमारा सन है इसके बराबर है या इससे भी हाफ है, तो फिर क्या होगा, अरबों सालों बाद जब इसका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो ये मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट होते होते वाइट ड्वार्फ बन जाएगा और रिमेनिंग चीज़ जो स्पेस में जाएगी उसे हम प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ये मैसिव स्टार होगा जिसका मैस कम से कम 10 गुना ज़्यादा हो हमारे सूरज से, यानी हमारे सोलर सिस्टम का जो सूरज है, तो फिर स्टूडेंट्स ये जब कॉम्प्रेस होता जाएगा रेड जाइंट की स्टेज के बाद, तो ये एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन करेगा और न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा और मज़ीद कॉम्प्रेशन पे ये ब्लैक होल बन जाएगा। अभी मैंने सिर्फ ये एक शॉर्ट सा आपको बताया है, रिकॉल किया है। डिटेल के लिए ये वीडियो देखें और किताब से जो इसका आंसर बनेगा ये स्टेलर एवोल्यूशन का पहला पेज भी सारा और सेकंड पेज भी आपको सारा लिखना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स ये थी डिस्कशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।